तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी जो फर्स्ट इंटर लेवल एग्ज़ाम है उसका मैथ का यह मॉक टेस्ट 3 है। ठीक है, कल आपको रीजनिंग का मॉक टेस्ट आएगा, सेम यही 5 बजे के करीब आपको अपलोड कर दिया जाएगा। अब से जो मैथ और रीजनिंग होगा वो आपको शाम में 5 बजे ही मिलेगा। अगर आप मॉक टेस्ट 1 और 2 नहीं देखे हो तो जो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है जाके वहाँ से देख लो। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। कल मैथ के साथ ही मैं रीजनिंग का भी आपको उसमें पीडीएफ दे दूंगा। बाद बाकी देखो, आज जो करंट अफेयर्स आप लोग बोल रहे थे बार बार, तो मैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स ला दिया हूँ। अगर आप इन वीडियोस को नहीं देखो तो जाके देख लो, लिंक ऐसे अवेलेबल है और आप सब जानते ही हो कि कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, आप सब इन वीडियोस को वॉच करो और अच्छा लगता है अपना रिएक्शन बताओ कि कैसा लग रहा है आपको। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि 15 व्यक्ति किसी कार्य को 1/3 भाग 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो उस कार्य को कितने व्यक्ति 5 दिनों में पूरा करेंगे। आप वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन करो, मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं। देखो, कह रहा है कि 15 व्यक्ति किसी काम को, 15 मैन किसी काम को कितना दिन में, तो 1/3 भाग उसका कितना दिन में, 7 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो एक बात बताओ मुझे, एक टोटल काम कितना, इन दोनों को गुना कर दोगे तो 15 आदमी टोटल काम को कितना दिन में कर देंगे, तो 3 सते 21 दिन में 15 लोग इसी काम को पूरा कर देंगे 21 दिन में। ठीक है, अब पूछ रहा है कि तो उस कार्य को कितने व्यक्ति 5 दिन में पूरा करेंगे। तो अब M1 D1 H1 फॉर्मूला लगा दो कि मैन 1 M1 D1 H1 बाई W1 बराबर M2 D2 W2 बाई M2 D2 H2 बाई W2। ठीक है, देखो M हो गया आदमी, मशीन, कोई भी चीज हो सकता है। डी हो गया डे, मतलब कितना दिन लगाया है। एच हो गया घंटा, मतलब कितना घंटा लगाया है। डब्ल्यू हो गया काम एक। ठीक है, अब चलो इस पे आप यहाँ पे कर दो। क्या कह रहा है कि M1 कितना है, 15 आदमी है, किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 15 मैन है, किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, तो 21 दिन में कर दे रहा है, मैं मान लिया। ठीक है, अब दूसरा जो काम है कह रहा है कि 5 दिन में पूरा करेंगे, तो उस कार्य को कितने व्यक्ति 5 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, मुझे नहीं पता है कितना लगेगा, मैंने इसको M2 लिख दिया। कितना दिन में पूरा करेंगे, तो 5। ठीक है, 5 दिन में आपको पूरा करने के लिए बोल रहा है। अब यहां से काटा दो, 5 तिहाई 15। ठीक है, M2 बराबर क्या हो गया, 21 तिया 3 अच्छे 63 दिन में इन लोगों को लगेगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो 77 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है 80 और 90 के बीच के सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। आपको 80 और 90, तो 80 और 90 के बीच में देखो आपके जो अभाज्य संख्या उसका गुणनफल क्या होगा। आप वीडियो पॉज करो और सॉल्यूशन करो, मैं सॉल्यूशन करता हूं। देखो 80 और 90 के बीच जो अभाज्य संख्या होगा क्या होगा, एक तो हो जाएगा 83 और एक हो जाएगा 83 के बाद एक 89। और देख लो और कोई अभाज्य संख्या है क्या, तो नहीं है। 83 और 89 इसका गुणनफल पूछ रहा है, तो इन दोनों को गुना कर दो। इन दोनों को गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो 9 3 27, यानी 9 3 27 देख रहे हैं मैं, यूनिट डिजिट तो 7 हो गया। तो फिर से मैं गुना करूंगा 2, 9 8 72, 2 74 के 4। ठीक है, अब देखो नहीं, 9 3 27 के साथ हाथ में 2, 9 8 72 और 2 74, ऐसे नहीं, आप इसको गुना कर लो। ठीक है, इसको गुना करोगे तो आप 7 3 8 7, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 729 और 901 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 और 5 होगा। ठीक है, आपको वो सबसे बड़ी संख्या बताना है जिसमें 729 और 901 को भाग देने पर क्रमशः 9 और 5 शेषफल बचता है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि ये जो मेरा सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है, एक 729 है, जिसमें से कितना घटाना है, 9 घटाना है। ठीक है, दूसरा क्या है, एक है 9 से 1 है, जिसमें से क्या घटाना है, 5 घटाना है। तो चलो ठीक है, यही हो गया आपका नंबर। इसमें से आप घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, 720 हो जाएगा। इसमें से 5 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, तो 896 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इन दोनों को कह रहा है सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, तो मैं ऑप्शन से जाऊंगा। ऑप्शन में क्या सबसे बड़ी संख्या 20 है, मैं 20 से भाग लग जाएगा। हाँ, ये तो भाग लग जाएगा, लेकिन देखो ये भाग लगेगा, 896 है तो नहीं लगेगा, तो ये ऑप्शन डी नहीं हो सकता। उसके बाद उससे छोटा कौन है, तो 19 है। 19 से 720 भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो मैं आगे चेक नहीं करूंगा। ठीक है, फिर मैं आता हूं 19 के बाद अब किससे चेक करना होगा, 16 से चेक करना होगा। 16 से देखो, 16 से अगर इसको आप भाग देगो तो 720 16 से लग जाएगा और 896 भी आपका भाग लग जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर, मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में 2 बिंदु डी और ई क्रमशः एबी और बीसी रेखा पर इस प्रकार हैं कि एसी डी के समानांतर है। तो ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीबीई है।
अब इसके बाद आपसे पूछ रहा है क्या हो सकता है। देखिए आपको दो त्रिभुज दिया हुआ है, एक एबीसी में दो बिंदु डी और ई क्रमशः एबी और बीसी रेखा पर इस प्रकार है। तो सबसे पहले तो आप एक त्रिभुज बना लो, ठीक है। मैंने एक त्रिभुज बना दिया। त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए बी और ए सी, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में दो बिंदु डी और ई क्रमशः ए बी और बी सी रेखाओं पर इस प्रकार है कि ए सी डी के समानांतर है, यानी जो ए सी है ना, ए किसके, डी के समानांतर हो जाएगा। तो यानी मेरा ए तो डी हो जाएगा और ये हो जाएगा ई, ठीक है। ए सी डी के समानांतर हो गया। अब कह रहा है तो त्रिभुज ए बी सी और डी बी ई क्या होगा, अब बताना है। देखो एक तो इस त्रिभुज के बारे में आपसे बात किया जा रहा है और एक बड़े वाले त्रिभुज के बारे में बात किया जा रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, ये त्रिभुज देख के आपको क्या लगता है, सिमिलरिटी का कुछ चीज लगता है। देखो सिमिलरिटी क्या होता है, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर कॉन्ग्रुएंट एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। कह रहा है कि देखो दो त्रिभुज कब समरूप होगा, सर्वांगसम कब होगा, जब उसका एंगल उसी रेशियो में हो, ठीक है। उसका एंगल देखो एक एंगल तो यहाँ पे मिल रहा है, दूसरा एंगल क्या है उस रेशियो में हो, या इसका जो साइज हो, जैसे इसका साइज है और इसका साइज किसी प्रोपोर्शन में हो, मतलब किसी रेशियो में हो, तो समरूप हो जाएगा। तो बताओ आपको देख के नहीं लग रहा है कि एक एंगल आपका मिल रहा है और ये जो होगा उसका कुछ ना कुछ रेशियो होगा, ये दोनों पैरेलल है तो कुछ ना कुछ रेशियो होगा, ये भी पैरेलल है तो ये भी एक ही पे है तो कुछ ना कुछ रेशियो होगा। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा ट्रायंगल डी बी ई के, ठीक है। ये ट्रायंगल हो जाएगा डी बी ई के। अब देखो क्या हो जाएगा इसमें, देखो केवल तभी समान जब डी रेखाखंड ए बी के बाहर हो, नहीं, केवल तभी सर्वांगसम जब डी रेखाखंड ए बी के बाहर हो। डी रेखाखंड क्या है, ए बी के बाहर हो तो ए भी नहीं होगा। हमेशा समान होगा, हमेशा सर्वांगसम होगा, क्या हो जाएगा, हमेशा आपका सर्वांगसम हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है 80 नंबर, देखो हाँ 80 नंबर देखो, कह रहा है 15% और 20% की उत्तरोत्तर छूट कितनी एकल छूट के बराबर है। कह रहा है कि आप एक आदमी को 15% छूट दे रहे हो और एक आदमी को 20% छूट दे रहे हो, तो दोनों का मतलब समरूप छूट, एकल छूट क्या हो जाएगा। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, जब भी ऐसा आए तो x प्लस वाई माइनस x गुना वाई बटा 100 कर देना। किसी को भी x मान लो, किसी को भी y मान लो। मैं देख रहा हूं, देखो 20 प्लस 15, ठीक है, माइनस 20 गुने 15 बटा 100। अब चलो एक बात बताओ, देखो इससे कट गया, ठीक है, 15 दूनी 30। अब देखो 20 15 कितना हो गया, 35 हो गया, माइनस 15 दूनी 30 बटा 10 क्या हो जाएगा, तो 35 में से 3 घटा दोगे, 35 में से 3 घटा दोगे क्या हो जाएगा, 32% हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी वस्तु की अंकित कीमत उसकी लागत कीमत से 10% अधिक है, अंकित कीमत पर 10% की छूट दी जाती है, इस प्रकार की बिक्री से विक्रेता को क्या होता है। आपको वीडियो पॉज करके इसको बनाना है। चलो मैं सॉल्यूशन करता हूं इसका। कह रहा है किसी वस्तु की अंकित कीमत उसकी लागत कीमत से 10% अधिक है। चलो मैं मान लेता हूं अंकित कीमत को बोलते हैं मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या है, उसकी लागत कीमत। मैं मान लिया कि लागत कितना है, लागत प्राइस कितना है, 100 रुपया होगा। मार्क प्राइस कितना है, देखो किसी वस्तु की अंकित कीमत उसकी लागत कीमत से 100% अधिक है। मैं बोल दिया कि लागत प्राइस को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 100 रुपया होगा। अब 10% अधिक है तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, 10% 110 हो जाएगा, 110 हो गया ना। अब आपको कह रहा है अंकित कीमत पर 10% की छूट दी जाती है। अब 110 का आप 10% का छूट दे दोगे, देखो 110 को आप 10% का छूट दे दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका 11 रुपया का छूट देना पड़ेगा। किस में, 110 में 11 रुपया का छूट देना पड़ेगा। 110 में आप 11 का छूट दे रहे हो, कितना हो जा रहा है वस्तु, 99 रुपया में। अब आपको बेचना पड़ रहा है। इस प्रकार की बिक्री से विक्रेता को क्या होता है, तो इस प्रकार की बताओ। पहले क्या था, मार्क कॉस्ट प्राइस 100 था, अब कितना है, बेच कितना में रहा है, 99 रुपया में। कितना का नुकसान हो रहा है, 1 का नुकसान हो रहा है। कितना पे, 1 का नुकसान कितना पे हो रहा है, 100 का। तो इसको प्रतिशत में निकाल दोगे, क्या हो जाएगा, तो 1% का नुकसान हो जाएगा, माइनस 1% का लॉस हो जाएगा आपको, ठीक है। देखो 1% का हानि किसमें, ऑप्शन डी में हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको 82 क्या कह रहा है,
कह रहा है एक स्कूल के मैदान की लंबाई का उसकी चौड़ाई से अनुपात 5:2 है। यदि चौड़ाई 40 मीटर है तो लंबाई है। आपको एक स्कूल का मैदान दिया हुआ है, उसका लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है। अब आपको क्या बताना है कि उसकी लंबाई बताना है। ठीक है, चलो आप इसको पॉज करके सॉल्यूशन करो, मैं सॉल्यूशन करता हूं। देखो, मान लिया मैंने ये आयताकार स्कूल होगा, ठीक है, 5:2 में दिया है तो मैं इसको 5x मान लेता हूं, इसको 2x मान लेता हूं। ठीक है, 5x 2x मान लिया। अब आपको क्या कह रहा है, यदि चौड़ाई 40 सेंटीमीटर, 2x का वैल्यू क्या दे दिया, 40 दे दिया, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसको 5x का वैल्यू, x का वैल्यू 20 पुट कर दो, कितना हो जाएगा, x आपका 100 हो गया। यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि 7 व्यक्ति 7 दिनों तक प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए कार्य की 7 यूनिट करते हैं तो 5 व्यक्ति 5 दिन तक प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हुए कार्य की कितनी यूनिट करेंगे। मैंने क्या बोला था कि M1 D1 H1 बाई W1 बराबर M2 D2 W2 M2 D2 H2 बाई W2। ये फॉर्मूला लगा दो, जहां पे M क्या है, मैन हो गया, मशीन हो गया, कोई भी जो काम कर रहा है। ये D क्या है, दिन हो गया। H क्या है, एक घंटा हो गया। ठीक है, W क्या है, एक काम हो गया, कितना काम कर रहा है। तो आपको कह रहा है 7 व्यक्ति। ठीक है, M1 कितना दे दिया, चलो मैं यहाँ पे डेटा लिख देता हूँ। M1 कितना हो गया, 7 हो गया। D1 कितना हो गया, 7 दिन तक यहाँ पे है तो 7 हो गया। और H1 कितना हो गया, 7 घंटे कार्य करते हुए कार्य की 7 यूनिट। और W1 कितना हो गया, 7 यूनिट कार्य कर रहा है। ठीक है, तो 5 व्यक्ति M2 कितना हो गया, ये 5 हो गया। 5 व्यक्ति 5 दिन तक, D2 कितना हो गया, ये भी 5 हो जाएगा। प्रतिदिन 5 घंटे, H2 कितना हो गया, ये भी 5 हो जाएगा। कार्य करते हुए कार्य की कितनी यूनिट करेंगे, आपको W2 बराबर निकालना है। ठीक है, अब आप फॉर्मूला जानते हो, यहाँ पे रख दो। इस फॉर्मूला में M1 D1 H1 में रख दो। M1 कितना है, 7 गुना 7 गुना 7, ठीक है, बटा 7, क्योंकि W यहाँ पे 7 है, बराबर आपको 5 गुना 5 गुना 5 बटे W2 आपको नहीं पता है, यही W2 आपको निकालना है। ठीक है, अब ये निकालना, एक 7 से एक 7 कट गया। ठीक है, अब 7 सते 49, ठीक है, 49 AW2 इधर जाएगा, 49 W2 बराबर क्या हो जाएगा, 5 पच्चे 25 पच्चे 125 हो जाएगा। ठीक है, अब W2 बराबर क्या हो जाएगा, तो 125 बटे 49 हो जाएगा। 125 बटे 49 आप देखो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक सम बहुभुज में इसकी एक आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 132 डिग्री बड़ा है तो उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या है। आप वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन करो, मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं। देखो, कह रहा है कि इसकी बहुभुज की संख्या है, मतलब मैं बहुभुज की संख्या पूछ रहा है तो मैं मान लेता हूं कि लेट बहुभुज की संख्या क्या हो जाएगा, बहुभुज की संख्या क्या हो जाएगा, बहुभुज की संख्या क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, n बहुभुज होगा, मैंने मान लिया। अब एक फॉर्मूला होता है, आप सब जानते हो बहुभुज निकालने के लिए, n-2 गुना 180, ठीक है, बटा n बराबर 360 बाई n प्लस जो बाह्य कोण होता है, बाह्य कोण यहाँ पे कितना है, 132 डिग्री है, तो यही बाह्य कोण हो जाता है 132 डिग्री। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। देखो 100 यहाँ से गुना कर लो तो क्या हो जाएगा, 180n माइनस 360 हो गया बटा n बराबर, यहाँ पे इसको एलसीएम ले लो, बटा में n आ जाएगा, यहाँ पे 360 हो जाएगा, 360 और प्लस 132n हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। अब चलो इसको n से n तो कट गया, अब मैं पेन चेंज कर देता हूं। अब देखो क्या है, यहाँ पे हो जाएगा 180n माइनस 360 बराबर 360, ठीक है, 360 प्लस 132n हो जाएगा। ठीक है, मैं यहां से इसको चलो कर दिया, हो गया। अब बताओ 180n है और यहाँ पे 132n है, n को इधर n लाएंगे तो 180 में से 132n घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 180 में से जब 132n घटाओगे तो आपको 48n हो जाएगा, बराबर माइनस का 360 है, बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस का 360 हो जाएगा, और यहाँ पे पहले से 360 है और a प्लस का 360 आएगा, यानी 720, 360 360 क्या हो जाएगा, 720 हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 720 बटे 48, और 720 बटे 48 को आप भाग दोगे तो 48 15 720 होता है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न है,
एक रेलगाड़ी हावड़ा से बंडेल 20 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से जाती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से वापस आती है। गाड़ी की पूरी यात्रा की औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में है। देखो, जब दो ट्रेन दिया रहे, दो ट्रेन का स्पीड दिया रहे और आपसे औसत गति पूछा जाए तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, 2 गुने ए गुने बी बराबर ए प्लस बी। ठीक है, ए स्पीड ए का होगा, ए स्पीड बी ट्रेन का हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है तो यहाँ पे एक बात बताओ, 2 गुने एक ट्रेन का औसत कितना दिया है 20 किलोमीटर और एक ट्रेन का 30 किलोमीटर, तो 2 गुने 20 गुने 30 बटा 20 प्लस 30 क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कटा दो, 5 से 5 चौका 20 हो गया। अब देखो 2 चौका 8 3 24 किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग की भुजा की लंबाई a√2 यूनिट है तो वृत्त की परिधि है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करो, मैं इसको सॉल्यूशन करता हूं, आप पॉज कर लो। ठीक है, देखो एक वृत्त है, मैंने मान लिया ये मेरा वृत्त है, इसके अंदर क्या है, एक वर्ग दिया हुआ है, तो इसके अंदर एक वर्ग यही तो होगा, यही तो वर्ग होगा इसके अंदर। कह रहा है इसके जो भुजा का लेंथ दिया हुआ है क्या, a√2 दिया हुआ है। ठीक है, इसके भुजा का जो दिया हुआ है लंबाई a√2 दिया है, तो वृत्त की परिधि आपको निकालना है। एक बात बताओ, मैं यहाँ से बोलूं कि मुझे इसको विकर्ण निकालना है तो आप क्या कह लोगे कि विकर्ण निकालना है भाई, तो 2 गुने भुजा होता है विकर्ण, विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण बराबर क्या होता है 2 गुने भुजा। अब बताओ मुझे, तो देखो 2 और भुजा का वैल्यू क्या है a√2। अब विकर्ण क्या हो गया, तो देखो √2 गुने भुजा होता है। देखो विकर्ण क्या होता है, वर्ग का √2 गुने भुजा होता है, तो √2। अब देखो a और √2 क्या हो जाएगा, तो 2a हो जाएगा। मेरा विकर्ण क्या हो गया, 2a हो गया। अब वर्ग की त्रिज्या, अब आप जानते हो वर्ग की त्रिज्या बराबर क्या होता है, वर्ग की त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। अब व्यास देखो, यही तो जो विकर्ण है वही तो वर्ग का व्यास होगा ना, तो अब देखो व्यास क्या है 2a बटे 2, यानी क्या हो जाएगा, व्यास क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो आप मुझे अब बता दो परिधि क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि बराबर होता है, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। आपने अभी r तो निकाल लिया ना, r a निकाल लिया, तो 2 गुने पाई गुने r, तो क्या हो जाएगा 2 पाई r हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 पाई r, नहीं r की जगह पे यहाँ पे a यूनिट मुझे पुट करना है, तो a यूनिट हो जाएगा 2 पाई a, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, कह रहा है यदि किसी वस्तु की विक्रय कीमत उसकी लागत कीमत का 1.1/3 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। आप वीडियो को पॉज करो और सॉल्यूशन करो, मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं। देखो यदि किसी वृत्त की विक्रय कीमत उसकी लागत कीमत का, देखो विक्रय कीमत यानी विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है, विक्रय कीमत क्या है उसकी लागत कीमत, तो लागत मूल्य, ठीक है, लागत मूल्य का क्या है 1.1/3। ठीक है, 1.1/3। चलो अब इसको कर लो, इसको जब लिखोगे तो लागत मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, लागत मूल्य गुने 3 एकम 3 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कर लो, देखो यहाँ पे आपको विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब गुना कर लो, गुना कर लोगे तो क्या हो जाएगा 3 विक्रय मूल्य बराबर 4 गुने लागत मूल्य, यही तो हो जाएगा ना। अब देखो जब 3 विक्रय मूल्य गुने 4 लागत मूल्य हो गया, तो अब देखो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और लागत मूल्य बराबर 3 हो जाएगा। अब इसका रेशियो निकाल दिया आपने, तो विक्रय मूल्य हो गया विक्रय मूल्य बटे लागत मूल्य। ठीक है, लागत मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बटे लागत मूल्य बराबर, देखो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य के सामने क्या है तो 4 है, तो 4/3। अब आपसे पूछ रहा है तो लाभ प्रतिशत, एक बात बता, लागत मूल्य आपका कितना है 3 है, विक्रय मूल्य कितना है 4, 3 में कोई चीज खरीद के 4 में बेचती है, कितना का प्रॉफिट कमा रहे हो, 1 का प्रॉफिट आप कमा रहे हो, 1 का प्रॉफिट कमा रहे हो कितना पे 3 पे कमा रहे हो, इसी को तो प्रतिशत में निकालना है, तो 100/3 कर दोगे क्या हो जाएगा 33.1/3 हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न है, कह रहा है एक कक्षा में 2 सेक्शन है जिसमें 20% और 30% विद्यार्थी हैं। इन सेक्शन में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशतता क्रमशः 80 और 60 है। पूरी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशत है। आपको क्या कर रहा है, 2 कक्षा है, मैंने मान लिया एक ए कक्षा है और एक बी कक्षा है। ठीक है, ए हो गया ए कक्षा और ए हो गया बी कक्षा। इसमें कह रहा है
कि जिसमें 20 और 30 विद्यार्थी है। मैंने मान लिया इसमें 20 विद्यार्थी है, इसमें 30 विद्यार्थी है। इन सेक्शनों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशतता क्रमशः 80% और 60% है। इसमें आपके 80% पास कर गए, इसमें आपके 60% पास कर गए। पूरी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशतता आपको बताओ 20 का 80, इसमें कितना लोग पास किया 80%। कितना था 20 लोग था, उसका 80% पास कर गया, तो क्या हो जाएगा, इसको आप कटा दोगे, क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब देखो ये तो कक्षा ए का था, अब मैं बी का उत्तीर्ण निकाल लेता हूं। 30 का कह रहा है 60% लोग पास किया है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी 18 लोग इसमें भी पास कर गए हैं। अब बताओ मुझे, इसमें 16 लोग पास कर गया, इसमें 18 लोग पास कर गया, तो टोटल कितना पास कर गया, टोटल पास कर गया 16 प्लस 18, यही हो गया। और 16 प्लस 18 को कर दोगे तो 8 से 14 4 हाथ में 1, 2 1 3, तो कितना हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूरी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशत, तो प्रतिशत बराबर क्या होता है, पास प्रतिशत आपको निकालना है, पास प्रतिशत, तो पास कितना है 34, कक्षा में टोटल कितना है, तो 20 और 30 50 गुने प्रतिशत निकालना है, तो 100, तो 50 दूनी 100, तो 34 दूनी 68% हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है 16 वर्ष पहले मेरे नाना की आयु मुझसे 9 गुना अधिक थी। ठीक है, 16 वर्ष पहले की बात हो रही है, कह रहा है कि मेरी नाना की जो आयु है वो मुझसे 9 गुना अधिक थी। ठीक है, अब कह रहा है अब से 8 वर्ष में उनकी आयु मुझसे 3 गुनी हो जाएगी। 8 वर्ष पहले मेरी आयु का मेरे नाना की आयु से अनुपात था। एक बात बताओ मुझे, मैं मान लिया लेट नाना की आयु, ठीक है, नाना की उम्र क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, और मेरा उम्र क्या हो जाएगा, मेरा उम्र क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। कह रहा है 16 वर्ष पहले, मैंने 16 वर्ष क्या लिख दिया, पहले 16 वर्ष पहले मैंने लिख दिया। ठीक है, 16 वर्ष पहले क्या है, x माइनस 16 बराबर क्या हो जाएगा 9, y माइनस 16। आप लोग बोलोगे तो मैं इसको रेशियो से भी सोल्व करा सकता हूं, लेकिन आप लोग जैसे बोलो। ठीक है, बहुत लोग रेशियो से नहीं, ये है इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूं। तो अब इसको सोल्व कर लो। ये देखो ये माइनस में है तो बराबर के उधर ले जाएंगे, तो x माइनस 16 बराबर 9y माइनस 16। देखो 9y माइनस का 16 हो जाएगा। अब चलो इस x को ले जाओ उधर, तो x बराबर 9y माइनस 16, देखो 16 नवा क्या हो जाएगा, 16 गुने 9 हो जाएगा। हाँ, तो देखो 9y ये क्या हो जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 144, 16 नवा 44 हो जाएगा। तो चलो इसको कर लो, x बराबर क्या हो गया 9y माइनस 128। ठीक है, अब सेम यहाँ पे y, अब 8 वर्ष बाद आपको कह रहा है, अब y का वैल्यू नहीं निकालो, पहले 8 वर्ष बाद का निकालो। 8 वर्ष बाद क्या कह रहा है, 8 वर्ष में उनकी आयु मुझसे 3 गुना हो जाएगी। उनकी आयु क्या हो जाएगा, मुझसे 3 गुना 8 वर्ष बाद, यानी x प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा, मुझसे 3 गुना, तो मैंने 3 गुना कर दिया y प्लस 8। अब चलो इसको सोल्व कर लो, x प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा 3y प्लस 8 3 24। अब चलो x बराबर क्या हो जाएगा 3y, 24 है माइनस 8 क्या हो जाएगा, 24 माइनस 8 करोगे तो आप 16 हो जाएगा। इसको आप 2 इक्वेशन मान लो, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। चलो अब यहाँ पे आप जान रहे हो x बराबर इतना है, यहाँ पे y बराबर है। आपको क्या करना है, x का वैल्यू y में पुट कर देना है। ठीक है, x का वैल्यू किसी एक में पुट कर दोगे तो आपको निकल जाएगा। चलो मैंने पुट कर दिया 9y माइनस 128। ठीक है, यहाँ पे मैं पुट कर दे रहा हूँ, इक्वेशन 1 में मैं पुट कर रहा हूँ इस x का वैल्यू। देखो x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो यहाँ पे x है, x के जगह पे क्या रखोगे 3y प्लस 16 बराबर 9y माइनस 128, यही हो जाएगा ना। हाँ, 3y प्लस 16 बराबर क्या हो जाएगा 9y माइनस 128। अब चलो इसको देख लो, इधर y है इधर भी y है, इधर 128 माइनस में इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 128 बराबर 9y, और ये 3y प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा 3y माइनस में हो जाएगा। अब बताओ 128 और 16 कितना होता है, तो 144 हो जाता है, बराबर 9y माइनस 3y क्या हो जाएगा 6y। अब चलो यहां से आप क्या कर लोगे, y का वैल्यू निकाल दिए, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो y का वैल्यू आपका हो जाएगा, देखो यहां से 6 से कर, 6 दूनी 12। ठीक है,
6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 2 और 6 चौका 24। y का वैल्यू कितना आ गया? तो 24 साल हो गया। अब आपको x का वैल्यू निकालना, तो y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दो। मैं इक्वेशन 2 में डाल रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये छोटा इक्वेशन है। अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा? 3y, तो 3 गुने 24 और प्लस 16। देखो 24 दिया क्या होता है? 24 दिया 72 और प्लस 16, इसको कर दोगे तो 72 अच्छे 78 और 10 88। एक्स का वैल्यू क्या हो गया? 88 हो गया और वाई का वैल्यू 24 था। अब कह रहा है 8 वर्ष पहले मेरी आयु का मेरे नाना की आयु से अनुपात था। अब इसमें से दोनों में से 8 घटा दो। 8 वर्ष पहले, तो 24 में से 8 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा? अनुपात 88 माइनस 8। तो 24 में से 8 घटाओगे तो आपका हो जाएगा 16 और इसमें से घटाओगे तो 80 हो जाएगा। तो 16 पच्चे 80, 1:5 के रेशियो में उनका उम्र का अनुपात था। चलो अगला प्रश्न देखो, कह रहा है एक व्यक्ति ने चावल की 7 बोरियां 800 रुपए प्रति बोरी की दर से, चावल की 8 बोरियां 1000 रुपए प्रति बोरी की दर से और चावल की 5 बोरियां 1200 रुपए प्रति बोरी की दर से खरीदी। चावल की 1 बोरी की औसत लागत कितनी है? देखो आपको जब भी औसत लागत निकालना है ना, तो औसत लागत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबको चलो बता देता हूं। औसत लागत क्या करोगे? 7 बोरी है कैसे? 800 के, तो इसको कर दो 7 बोरी 800 रेट का है, प्लस 8 बोरिया कितना है? 1000 का है, तो 8 बोरी मैंने 8, चलो इसको मैं फिर से 8 बोरी 1000 का है, प्लस 5 बोरी 1200 का है, 5 बोरी 1200 का हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा? टोटल बोरी कितना हो जाएगा? एक जगह 7 है, एक जगह 8 है, एक जगह 5 है, तो 7 जोड़ 8 जोड़ 5। इसको देखो 7 8 56, 5600 प्लस 8000, 8000 हो जाएगा, ये 1000 है, 8000 प्लस 12 पच्चे 60, 6000 हो जाएगा। यही तो हो जाएगा ना, बटे कितना हो जाएगा? 8 7 15 5 20 हो जाएगा। अब इसको अब भाग दे लो। देखो 56 8 कितना हो जाएगा? 56 और 80 और 60 सबको जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 19600 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 19600 बटे, आप जोड़ लो इधर 20, इससे कटा दो, क्या हो जाएगा? 980 आपका आंसर हो जाएगा। कितना? 980 पर बोरा। देखो औसत लागत जब भी आपको बोला जाए तो टोटल बटे, देखो आप एक तरफ क्या कर दिए? 7 बोरी 800, तो टोटल को गुना करके जोड़ दो, बटे टोटल बोरी से भाग दो। औसत का मतलब क्या हुआ? जितना आपको दिया जा रहा है बटे टोटल नंबर, यही तो औसत लागत होता है। तो यहां से आपका 980 हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न है, 2100 रुपए की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 रुपया हो गई। यदि ब्याज दर 1% घटा दी जाती है तो नया ब्याज क्या हो गया? आप इसको पॉज करके सॉल्यूशन करो, मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं। देखो 2100 रुपए की राशि है, ठीक है, 2 वर्षों के साधारण ब्याज पर 2352 हो गई। तो देखो मान लिया मैं ये जो ब्याज अभी दिया हुआ है ये मेरा पुराना ब्याज होगा, यानी ओल्ड ब्याज ये होगा, ठीक है। ओल्ड ब्याज मेरा कितना है? तो 2352 में से 2100 घटा देंगे, 2352 माइनस 2100, क्योंकि यही हो जाएगा ना, ये मेरा मूलधन है और ये मेरा अभी जो है ब्याज के साथ मेरा रुपया था, यानी मिश्र धन हो गया। अब बताओ ये कितना हो गया? 2352 में से 2100 घटा दोगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 और 252 रुपया हो गया। मुझे 252 रुपया ब्याज मिलता है। अब आप जानते हो ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुने समय गुने मूलधन गुने समय गुने दर बटा क्या होता है? 100 होता है। चलो आप निकाल लो यहाँ से। मूलधन आपका कितना है? तो मूलधन आपका 2100 है। समय कितना है? 2 वर्ष है। दर आपको पता नहीं है, बटा क्या हो जाएगा? 100 बराबर ब्याज कितना है? तो 252 रुपया है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 21 से क्या कटाओगे? 21 एकम 21, हाथ में बचा 4, 21 दूनी 42, ठीक है। तो अब बताओ, यहां से मैं निकाल दे रहा हूं, 12 बराबर 2 दर हो गया, तो दर बराबर क्या हो जाएगा? 12/2, 12/2 बराबर क्या हो जाएगा? 6% दर हो गया, पुराना दर। अब आपसे कह रहा है कि दर में से 1% घटा देना है, तो 6 में से 1% आप घटा दोगे तो अब क्या हो जाएगा? 5% दर हो जाएगा। तो आपसे ब्याज पूछ रहा है, तो अब ब्याज क्या हो जाएगा? ब्याज बराबर क्या होता है? P गुने R गुने T/100। अब P कितना है? 2100 है। R कितना है? अब 5% आपका है। समय कितना है? 2 वर्ष है, बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 5 दूनी 10 और देखो
5 दूनी 10 और 21, तो 21 गुने 10 क्या हो जाएगा 210 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न है 4x³ माइनस एक्स बराबर 4x³ माइनस एक्स बटे 2x प्लस 1 और 6x माइनस 3 है का मान क्या है जब x का वैल्यू आपको 4 को 9 दिया हुआ है। ठीक है, चलो इस इक्वेशन को देखने के बाद चलो मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। 4x³ माइनस एक्स बटे क्या है 2x प्लस 1 और 6x माइनस 3। अब देखो ये कहीं a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म दिख रहा है, मैं इसको करके देखता हूं कि a प्लस बी a माइनस बी का कुछ फॉर्म बन रहा है कि नहीं। तो चलो यहां से मैं लिखता हूं, इधर से मैं x कॉमन लेता हूं, x मैंने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा 4x² हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4x² माइनस का 1 हो जाएगा, a 1 है। ठीक है, a 1 हो गया। अब इधर से मैं कॉमन देखो, इधर से क्या है 2x प्लस 1 है तो मैंने 2x प्लस 1 कर दिया। इधर से मैं क्या कॉमन ले लूं, इधर से मैं 3 ले लेता हूं कॉमन, 3 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 हो जाएगा, यही हो जाएगा, आपको दिख रहा है। अब बताओ मुझे ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सबसे आप पहले फॉर्मूला देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। अब इस इक्वेशन को देखो और आप बताओ मुझे एक किसका आपको दिख रहा है 2x प्लस 1 और 2x माइनस 1, इसको करोगे तो दिख जाएगा। यानी चलो इसको मैं थोड़ा सा और आपको सॉल्यूशन कर देता हूं, x और इसको 2x प्लस 1 और 2x माइनस 1 इसको तोड़ दिए, बटे कितना है, बटे क्या है यहाँ 3 है तो मैं 3 को इधर ला दिया और 2x प्लस 1 और 2x माइनस 1। देखो इसको आपको इस फॉर्मूला को देख के दिख जाना चाहिए, आप इतना इस इक्वेशन का क्वेश्चन बना लो कि आपको ये फॉर्मूला, ये जो आप इक्वेशन देख रहे हो इसको देख के समझ में आ जाने कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे है। जब आपको ये दिख गया तो इससे क्या हो जाएगा, एक कट जाएगा और x का वैल्यू आपको कितना दे रहा है तो 4/9 दे रहा है क्वेश्चन में बटा 3, तो क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। चलो अगला प्रश्न है, देखो आप लोग बोलते हो टाइम भी कम कर दो, ठीक है, मैंने टाइम भी थोड़ा सा कम करने के चक्कर में कुछ कैलकुलेशन पहले से मैं किया हूं। आप लोग अगर ट्रस्ट नहीं है मेरे पे तो आप लोग खुद से भी कैलकुलेशन करके इसको देख सकते हो। चलो अगला प्रश्न है a³ प्लस b³ बराबर 9 है, a प्लस b बराबर 3 है, तो 1/a प्लस 1/b का मान क्या होगा। एक बात बताओ मुझे, a³ प्लस b³ बराबर क्या है 9 है और a प्लस b बराबर क्या है 3 है। आप बताओ कि a प्लस b क्या हो सकता है वैल्यू, a का वैल्यू अगर 2 रखो और b का वैल्यू 1 रखो तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल 3 हो जाएगा। चलो यहाँ भी देख लो, a का वैल्यू 2 है तो 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब बराबर आपको 9 होना चाहिए, सेटिस्फाई हो जाएगा इक्वेशन। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 1 बराबर 9, सेटिस्फाई हो गया, सेटिस्फाई हो गया ना, यहां भी सेटिस्फाई हो जा रहा है, 2 प्लस 1 कर दे रहे हो तो 3 हो जा रहा है। यानी देखो अब क्या कह रहा है 1/a प्लस 1/b बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/a का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 प्लस 1/b, b का वैल्यू क्या है 1 है। अब इसको करोगे तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा 3/2, 3/2 कहीं है आंसर, ऑप्शन बी है, 3/2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि x बराबर √3 माइनस 1/3 और y बराबर √3 प्लस 1/3 हो तो x² बाई वाई प्लस y² बाई x का मान है। सबसे पहले देखो यहाँ पे एक चीज आपको दे दिया, x बराबर √3 माइनस 1/√3, जैसे ये दिया है इसको आप x का वैल्यू एकदम थोड़ा सा ढंग से इसको सोल्व करके निकाल लो। मैंने इसको एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा और √3, अब बताओ यहाँ पे तो 1 है तो √3 हो जाएगा अब यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 गुना √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा माइनस, अब देखो यहाँ पे √3 है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 गुना 1 तो 1, इसको कर दिए तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी 2/√3 x का वैल्यू हो गया। अब y का वैल्यू क्या दे रहा है √3 प्लस 1/√3, इसको आप सोल्यूशन कर लो तो इसका एलसीएम ले लोगे तो √3 हो जाएगा, तो यहाँ पे बटा 1 है तो √3 गुना √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस √3 से भाग देगो तो 1 हो जाएगा, 1 गुना 1 तो 1 हो जाएगा, यानी 4/√3, x का वैल्यू 2/√3 और y का वैल्यू 4/√3। आपको निकालना क्या है x² बाई वाई प्लस y² बाई x निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है तो 2/√3 है, इसको स्क्वायर कर दो बटा y का वैल्यू क्या हो जाएगा 4/√3 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, प्लस
वाई स्क्वायर, तो 4/√3 का होल स्क्वायर कर दो बटे एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है 2/√3 हो जाएगा। यही तो है आपसे। अब चलो मैंने आसान कर दिया यहाँ पे। अब आप एक चीज बताओ, इसको 2/√3 का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 2 दूना 4 बटे √3 है तो इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा 3 हो जाएगा बटे 4/√3 हो जाएगा प्लस, अब देखो यहाँ पे 4/√3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा और √3 है तो √3 को जब स्क्वायर करोगे तो रूट हो जाएगा 3 हो जाएगा, अब रूट हटेगा तो 3 हो जाएगा। अब देखो 2/√3 है। चलो एक चीज बताओ मुझे, इसको सोल्यूशन कर लो। 4/3 गुने ए पलट जाएगा जब ऊपर जाएगा तो √3/4 हो जाएगा प्लस देखो 16/3 गुने ये तो पलट जाएगा √3/2 हो जाएगा। अब देखो इस 4 से 4 तो ये कट गया, ये 4 से ये 4 कट गया, ये √3 से ये कटेगा तो यहाँ पे बचेगा √3, ठीक है। 2 से कटाओगे तो 8 हो जाएगा, √3 से कटेगा तो यहाँ पे √3 बच गया। अब चलो एक बात मुझे बता दो, यहाँ पे क्या हो गया 1/√3 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 8/√3, इन दोनों को सोल्यूशन करोगे तो क्या हो जाएगा 8 + 1 9/√3 हो जाएगा, यानी देखो 9/√3 कहीं है। चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और जगह बचा है, 9 क्या है √3। अब चलो 9/√3 इसको क्या लिख सकते हो, 9 को आप लिख सकते हो 3 गुना 3/√3, ठीक है। अब देखो 3 गुना 3 √3 से इसको कटाओगे तो क्या बच जाएगा 3√3 हो जाएगा। 3√3 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है और फिर इसमें कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि कर जाती है, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या क्या है। आपसे मूल संख्या पूछ रहा है, ठीक है। मैंने मान लिया वो संख्या क्या होगा, लेट वो संख्या क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब बताओ x का क्या कह रहा है, पहले 20% कम की जाती है, तो 100 का अगर 20% कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, 80/100। फिर कह रहा है कि 20% वृद्धि की जाती है, तो किसी संख्या को 20% वृद्धि कर दोगे तो क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा बाई 100 बराबर। कह रहा है कि परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, मैंने परिणामी मूल संख्या क्या माना है तो मैंने x माना है, तो x से क्या हो जाएगा 20 कम हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। अब बताओ मुझे 1 0 2 0 2 0 से 2 0 खत्म हो गया। अब चलो इधर क्या है 12 8 96x, 96x बराबर क्या हो जाएगा, ये 100 इधर जाके गुना हो जाएगा, तो 100x माइनस 20 गुने 100 यही हो जाएगा। अब बताओ 96x बराबर क्या हो जाएगा 100x माइनस 2000 हो जाएगा, यही होगा ना। अब चलो माइनस का 2000 है, इसको बराबर की इधर लाओ तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2000 हो जाएगा, बराबर 96x प्लस का है, इधर 100 प्लस का है, इधर बराबर इधर के इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा तो 4 × 5 = 20 यानी 500 इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है यदि sin a + b बराबर sin a cos b + cos a sin b है तो sin 75 का मान है। आपको sin 75 का मान निकालना, तो सीधा सा चीज है, sin 75 का मतलब क्या होता है, sin 75 का मतलब होता है 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यही तो sin 75 डिग्री हो जाएगा ना। अब sin 45 और sin 30 आपको एक फॉर्मूला दे दिया है और इसके बाद आपसे sin 75 का मान पूछ रहा है, तो हो गया, जस्ट आप इसको फॉर्मूला में रख दो। देखो यहां से आप फॉर्मूला क्या दिया है, sin a + b बराबर क्या दिया है sin a cos b प्लस cos a और sin b दिया है। देखो यहां से रख दो sin a मान लो a है, a आपका b है, sin 45 का वैल्यू क्या हो जाता है तो 1/√2 होता है, ठीक है। cos b cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 30 डिग्री है ना b का, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 प्लस cos a cos 45 कितना हो जाएगा, cos 45 आपका 1/√2 हो जाएगा, गुने sin 30 आपका क्या होता है √1/2 हो जाता है। अब चलो इसको सॉल्यूशन कर लो। देखो जब इसको सॉल्यूशन करोगे क्या हो जाएगा, यहां से आपका हो जाएगा, कुछ कटने वाला है क्या, देखो नीचे भी 2 चलो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, इसको कर दोगे तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, इधर 2√2 हो जाएगा,
जोड़, इधर भी ऊपर गुना कर दोगे तो 1 हो जाएगा, नीचे गुना करोगे तो 2√2 हो जाएगा। अब एक चीज बताओ, यहां से आपको दिख गया बट्टा में दोनों सेम है तो एलसीएम भी लोगे तो क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। ऊपर क्या है 3 + 1 यानी √3 + 1 बाई 2√2, √3 + 1 बाई 2√2। देखो किसमें, ऑप्शन सी में है ना, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न क्या दे रहा है, त्रिभुज एक एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, बी पर, चलो मैं थोड़ा सा और आगे कर देता हूं, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, बी पर समकोण और कोण ए बराबर 60 डिग्री है और ए बी बराबर 20 सेंटीमीटर है, तो भुजा बीसी और सीए का अनुपात है। एक चीज बताओ, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज सबसे पहले बना लो। समकोण त्रिभुज है, क्या हो जाएगा, ए एंगल ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और सी हो जाएगा। समकोण तो यहीं पे होगा, कोण बी पे समकोण है। चलो कोण बी पे समकोण दे रहा, आप कोण बी पे समकोण दे दिए। कोण ए बराबर क्या है, ए आपका 60 डिग्री है। चलो ए 90 डिग्री है समकोण है, तो ए 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछ रहा है भुजा बीसी और सीए का अनुपात। तो बीसी और सीए का अनुपात निकालने के लिए एक होता है साइन नियम। साइन नियम आप सब जानते हो। साइन नियम क्या कहता है, मैं सिंपल सा एक लाइन में बता देता हूं। जिस एंगल को आप प्रोजेक्शन कर रहे हो उसके सामने का, जैसे मैंने मान लिया एंगल ए, तो क्या हो जाएगा बटा में क्या हो जाएगा, इसके सामने का भुजा हो जाएगा बीसी। ठीक है, तो चलो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है किसका, बीसी और सीए का। बीसी ये हो गया और सीए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बीसी और सीए का अनुपात मुझे निकालना है। चलो बीसी, बीसी के सामने क्या है, एंगल ए है, तो मैं क्या लिखूंगा, बीसी बाई साइन 60 डिग्री। देखो यहाँ 60 है ना, तो साइन 60 लिख दिया, बराबर। अब क्या है, एसी लिखना है। एसी बराबर इसके सामने कितना है, तो साइन 90 डिग्री है। इसको आप सॉल्यूशन कर लो। देखो बीसी बटे साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 60 का वैल्यू होता है 3/√2, √3/2 होता है, बराबर एसी बटे कितना हो जाएगा, साइन 90 का, आपको साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है। चलो इसको सॉल्यूशन कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, बीसी बाई एसी बराबर क्या हो जाएगा, √3/2 बटे 1। ठीक है, यहां भी कुछ लिख दो, तो इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, बीसी बाई सी ए बराबर √3/2 गुने 1/1। तो कोई दिक्कत नहीं, √3/2 ही हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला जो प्रश्न है, ये इसके लिए कुछ निर्देश दिया गया है। प्रश्न 98 से 100 तक नीचे दिए गए द्विबार ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दे। जो ऐसे करके फिगर दिया हुआ है, इसमें क्या है, वर्ष 2013 में किसी विशेष स्कूल की प्रदर्शनी में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। ठीक है, और जो डॉट डॉट करके दिया हुआ है, इसमें वर्ष 2013 में किसी विशेष स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रम, देखो यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम है, यहाँ पे क्या है, प्रदर्शनी में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। ठीक है, आप देखो इसमें, चलो देख लो थोड़ा सा, इधर क्या दिया है, विद्यार्थियों की संख्या, इधर क्या है, कक्षा का नाम। इधर देखो, अब जो प्रश्न 98 देखो क्या कह रहा है, वह कक्षा जिसके अधिकतम विद्यार्थी ने प्रदर्शनी में भाग लिया था। मैंने क्या बोला, प्रदर्शनी के लिए लाइन, क्रॉस लाइन का यहाँ पे यूज किया गया है। तो चलो देखो, प्रदर्शनी के लिए भाग लिया गया है, तो सबसे ज्यादा किसमें, सबसे ज्यादा देख रहे हो 9th क्लास 9th का लोग भाग लिया प्रदर्शनी में, 75 लोग भाग लिया है, इसमें 60 लोग लिया, इसमें कितना 45 लोग। तो सबसे ज्यादा किसमें हो जाएगा, क्लास 9th, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या। एक चीज बताओ, मैंने आपको क्या बोला है, सांस्कृतिक कार्यक्रम। ठीक है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अब देखो सांस्कृतिक कार्यक्रम क्या था, ये जो डॉट डॉट था ये वाला सांस्कृतिक कार्यक्रम था। देखो अभी भी आपको दिख रहा है, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम दिख रहा है, यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने यानी डॉट डॉट। तो आपको औसत निकालना है। चलो 99 का मैं औसत निकाल देता हूँ। औसत बराबर क्या होता है, जिसका पूछा जा रहा है वो बटे टोटल नंबर। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या, चलो कितना लोग भाग लिया है, तो सबसे पहले यहां से देख लो, यहां से कितना लोग लिया है, तो 60 लोग लिया है, फिर 45, 60, 60 हो गया। ठीक है, 60, 45, देखो यहां 60 है, यहां 45 है, यहां फिर 45 है, यहां कितना है, यहां 30 है। तो लिखो 60 + 45 + 45 + 30 बटे टोटल विद्यार्थी कितना है, तो टोटल कितना हो गया, नंबर कितना होगा, 1 2 3 4 हो गया, 4 नंबर हो गया, बराबर 45 45 90, 9 6 15 30, 180 बटे 4, 180 बटे 4 कितना हो गया, 45। क्या हो जाएगा, औसत संख्या कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी 45 हो जाएगा।
अगला कह रहा है प्रदर्शनी में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या है। प्रदर्शनी में भाग लेने, अब चलो ये तो आपका सांस्कृतिक कार्यक्रम था तो प्रदर्शनी ये हो गया, तो प्रदर्शनी के लिए देख लो इधर कितना है, देखो इधर कितना है 75 है, फिर कितना है, फिर 60 है, फिर कितना है, फिर 30 है, फिर 45 है। आप सबको जोड़ दो, ये हो जाएगा आपका 100। इसको जोड़ो 45 प्लस 30 प्लस 60 प्लस 75, देखो ना ये क्या है 45 है, फिर ये 30 है, फिर ये कितना 60 है और फिर इसको 75। मैंने सबको लिख दिया, टोटल कितना है 1 2 3 4, 4 लिख दिया। इसका कितना हो जाएगा, चलो इसको देख लो 45 60 30 90 और 45 और 75, देखो 75 और 45 कितना हो जाएगा, 75 और 5 80 या 4 80 4 120 और प्लस 90, 120 और 90 कितना हो जाएगा, 120 और 90 210/4, 210/4 को भाग दे दोगे तो आप 52.5% आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल रीजनिंग के मॉक टेस्ट के साथ मिलेंगे। मैं थोड़ा बिजी था तो इसलिए बीच में सेट नहीं आ रहा था, लेकिन अब आपको रेगुलर सेट मिलेगा, ठीक है। कल रीजनिंग का आएगा, फिर परसों मैथ का आपका आएगा। अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए और अपना फीडबैक जरूर बताइए।